नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 49वां मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 48 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखें वो भी आप देख सकते हैं जा करके। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, जिसमें जीएस पेपर में देखा जाए एक ही पेपर होगा लेकिन उसमें जीएस के 40 क्वेश्चन आने हैं और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा इस परीक्षा में आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपीपीएससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो ये ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो ताशकंद है, तो ये का पहला हो जाएगा आपका। फिर है तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तो बी का हो जाएगा दूसरा। फिर किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा अशगाबत, तो डी का चौथा। यानी कि ये आपका ऑलरेडी क्रम से जो है मिलान है, 1 2 3 4 सही होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया गया है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और कारण आर है कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो यहाँ यदि देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए तथा आ दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। भारत में सर्वाधिक भूकंपीय सघनता वाला क्षेत्र हिमालय है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र में स्थित होने से है ये, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है दामोदर नदी, बी विकल्प सही होगा। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर ये पश्चिम बंगाल पहुंचकर हुगली नदी से मिल जाती है और यह नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। और इस नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकाएक जो है बाढ़ आ जाती है। और अगला जो प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है आपका अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। और कारण आर है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका
बी ऑप्शन सही होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर के ने जो है शेरशाह सूरी की तरह ही राज्य के सिक्कों जैसे दाम और रुपया का प्रचलन नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख वह दाम था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, सांप्रदायिक निर्णय दिया गया 1933, ये आपका सही नहीं है। सांप्रदायिक निर्णय 4 अगस्त 1932 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, और इसी निर्णय के आधार पर नया भारतीय शासन विधान बनने वाला था, जिस पर उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श चल रहा था और बाद में 1935 ईस्वी में पास हुआ। सांप्रदायिक निर्णय 1909 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में निहित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर यह आधारित था। बाकी सभी सुमेलित है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या अधिवेशन 1931। कुल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है। छठवां प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया साइमन आयोग की नियुक्ति। तो साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में, और भारत कब आए थे, तो 1928 में। तो नियुक्ति पूछा है 1927 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये हुआ था 13 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। फिर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ये इनका हुआ था 9 नवंबर 1915 को मृत्यु हुआ था फिरोज शाह मेहता का। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे पहले हो जाएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर हो जाएगा आपका यानी कि 4 सबसे पहले होगा, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 2, उसके बाद हो जाएगा आपका साइमन आयोग की नियुक्ति होगा, फिर हो जाएगा आपका ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे ए विकल्प ही सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। कारण आर है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी जो है सही है। तो नीचे दिए गए कूट से आपको चुनना है कि कौन सा आपका कूट सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 ये आपको पता है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और अल्पसंख्यक केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को यह मान्यता प्रदान करता है। तो आपका बी विकल्प यहाँ सही होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है द्वितीय अनुसूची, जो कि गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपका चौथी अनुसूची में रखा गया है। कौन से, चौथी अनुसूची में। बाकी जो है आपका सही सुमेलित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, और दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन आपका ये सुमेलित नहीं है। 9वां प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 110, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। इसके तहत कोई विधेयक तभी धन विधेयक समझा जाएगा जब वह यानी कि भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या फिर अधिकार में कोई परिवर्तन करना हो, उसके बाद कर लगाना हो, कम करना या फिर बढ़ना, उसको नियमित करना हो, या फिर भारत की संचित निधि में से किसी व्यय संबंध में धन दिया जाना हो। तो अनुच्छेद पूछा गया है, बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सी ऑप्शन प्रतिषेध दिया गया टू बी सर्टिफाइड, ये आपका सही सुमेध नहीं है। प्रतिषेध ये जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतर न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है। तो यहाँ पे दिया गया टू बी सर्टिफाइड जो कि गलत है, बाकी सही जो है, बाकी सही है सब। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो किया गया था बाकू अजरबैजान में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये संस्थान जो है 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। और ये संस्थान जो है गौड़, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं का प्रलेखीकरण व उनका संरक्षण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो यह था GSLV MK यानी कि मार्क 3 M1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई कब किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और इससे पूर्व जो है चंद्रयान फर्स्ट यदि पूछा है तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 2 पूछा गया किस जो है उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो यह है GSLV मार्क 3 M1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास सही हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन। कपास एक नकदी फसल है और यह मालवेसी कुल का सदस्य है। किस कुल का? तो यह मालवेसी कुल का सदस्य है। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित यानी कि चार्ज किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं गुजरेगा? तो यह है आपका बस्ती से, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये आपका पूछा भी गया है एक बार। लखनऊ के जो है चंदसराय से जो है गाजीपुर तक कुल इसकी लंबाई है 354 किलोमीटर लंबाई वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर के गुजरेगा। इसमें आपका है लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर। इसमें बस्ती से होकर यह नहीं गुजरेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। लंबाई इसका याद रखिएगा कितना है, तो 354 किलोमीटर। 17वां क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर, तो इसका निर्माण हुआ था 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच और चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है गंगईकोंड चोलापुरम का मंदिर, तो इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था 1025 ईस्वी में। फिर है आपका तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर का निर्माण 700 से लेकर के 720 ईस्वी के मध्य हुआ था। और यहाँ 3 मंदिर हैं, बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है जिसके दोनों ओर शिव का मंदिर है। तो यहाँ पे जो है 700 से 720 ईस्वी हो जाएगा। सप्त पैगोडा, तो सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा 630 से लेकर 688 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा कूट सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, 4 3 1 2। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलता है बागौर से, सी विकल्प सही हो जाएगा।
बागौर से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं और यह राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट एक कोठारी नदी के किनारे एक प्रागैतिहासिक स्थल है बागौर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यह है वाजसनेय, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान और विधियों का उल्लेख है और यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है? तो वह है यजुर्वेद। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये दिया गया, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो नीचे कोड से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कथन ये और कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको बता दें कि 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। इसमें 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग बाद में शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में स्थान देने के लिए कांग्रेस के कुछ सदस्यों को त्यागपत्र भी देना पड़ा था और तय दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन जो है कथन एक की जो है वह व्याख्या नहीं करता है कारण, इसलिए आपका बी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये किया गया था बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा। सन याद रखिएगा 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। और 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें जो है आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो यहाँ पे क्या है दिया गया है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत है आपका। काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है और यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की जो है उच्च क्षमता होती है और यह कपास उत्पादन के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध मिट्टी है। तो पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो बाकी सभी आपका सही है। यहाँ आप देख सकते हैं काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है और काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये सब सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे। 23वां प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, ये आप सबको पता होगा, भारत एवं चीन के बीच। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। यह जो है ये 1120 किलोमीटर टोटल लंबी रेखा है और भारत और चीन के मध्य ये सीमा बनाती है। इस सीमा रेखा का नाम ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी जो है इस सीमा रेखा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन में इसका निर्धारण किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पहला दिया गया अर्जेंटीना, उसका ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर। तो पंपास केवल अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोस घास का मैदान पाया जाता है और वेनेजुएला में पाया जाता है लानोज, जो कि जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो पंपास केवल पूछा गया है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है। यहाँ पे क्रम से लगाने के लिए दिया गया, जो कि ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो पंपास घास का मैदान याद रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ जो है निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के ही क्षेत्रों में पाया जाता है और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो अर्जेंटीना ही केवल यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है?
तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, और ये आंध्र प्रदेश के बंदापाली से इसकी शुरुआत की गई थी, और इस समय यह देश के सभी ज़िलों में जो है लगभग लागू है। और सभी ज़िलों में कब लागू हुआ था, तो सन 2008 से इसे सभी ज़िलों में लागू कर दिया गया था। तो ये विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है, और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। चलिए देख लेते हैं। तालचर, तालचेर जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में है, और ये महानदी घाटी में है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। फिर है कर्णपुरा, कर्णपुरा आपका ये झारखंड में पड़ता है। कर्णपुरा झारखंड में है, और ये आपका दामोदर घाटी में है। तो बी का हो जाएगा पहला। फिर है सिंगरौली, सिंगरौली ये आपका मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, ये सोन घाटी में हो जाएगा, सी का दूसरा। और बचा सिंगरेनी, तो सिंगरेनी ये आपका तेलंगाना में है। और सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में, और इसका संबंध हो जाएगा गोदावरी घाटी से। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक व कुचालक की मध्यवर्ती होती है। इनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स, सोलर सेल आदि में होता है, और इसके प्रमुख उदाहरण जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी है अर्धचालक। तो या तो जर्मेनियम रहे या सिलिकॉन रहे, तो ये आपका अर्धचालक के जो है श्रेणी में आते हैं। और अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर यह घटती है। तो सिलिकॉन ऑप्शन में दिया गया सही हो जाएगा यहाँ। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो ये मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर, और हिंदी में इसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, सी विकल्प सही हो जाएगा। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, देखा जाए तो 0.02% के करीब पाई जाती है। और ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की यह रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ज्योतिष को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। खगोलिकी में खगोलीय पिंड जैसे तारे, ग्रह, सूर्य आदि का अध्ययन, और ब्रह्मांडिकी में ब्रह्मांड जगत से संबंधित विषयों का अध्ययन, और नैनो प्रौद्योगिकी में नैनोपरास विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ज्योतिष को इनके द्वारा जो है विज्ञान नहीं माना गया है। 30वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ जो सही होगा ए ऑप्शन, 3 5 2 1। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और 1 प्रकार का जो है भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर अगला जो क्वेश्चन है, विषम युग्म को चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भिन्न आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, गेंद और बल्ला। बाकी सभी में जो पहली वस्तु में दूसरे वस्तु को रखने से संबंधित है, और ये आपका अलग है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्रम दिया गया है, इसमें आपको बताना है अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 के बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है। तो ये आपका 2-2 का क्रम जो है हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 के बाद क्या दिया गया, सीधे 19। कितने का डिफरेंस है, 14 का। फिर 19 के बाद दिया गया 41। 19 और 41 के बीच कितने का डिफरेंस है,
तो 22 का। तो फिर यहाँ क्रम ये देखेंगे तो 14 और 8 हो गया, 14 22 में कितने का डिफरेंस है, तो 8 का। फिर जो है यहाँ भी आपका कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का ही। तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 30 होगा। तो 22 और 30 जोड़ेंगे यहाँ पे, नहीं 41 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 30 जोड़ेंगे 71 होगा। तो आंसर जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। एक क्रम आप देख लीजिए, 5 के बाद 19 है, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, 19 के बाद 41 है, 22 का डिफरेंस है। अब अगला क्रम आपको बताना है, तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 14 है और 22 है, 14 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 8 का है। फिर जो है कितने का डिफरेंस होगा, अगला 8 का ही होगा। तो 22 में 8 जब जोड़ेंगे तब 30 हो जाएगा, और 41 और 30 को जोड़ेंगे कितना होगा, 71। तो इसलिए ऑप्शन जो सही होगा यहाँ आपका बी ऑप्शन, अगला क्रम होगा यहाँ 71। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स, सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 33वां क्वेश्चन है, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है और आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल छात्र माइनस जो है विकास का जो शुरू से स्थान है, और उसमें आप लास्ट में 1 जोड़ देंगे। तो कुल छात्र कितने हैं, 49, और माइनस उसका क्रम कितना है, तो 18वां है, तो माइनस 18 हो जाएगा। उसमें आप लास्ट में कितना, 1 जोड़ देंगे। तो 49 में से आप 18 माइनस करेंगे, कितना होगा, 31, प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। तो आखिरी से उसका क्रम कितना होगा, 32वां। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तर्क है, पहला, हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा तर्क है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक वह बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी विकल्प, केवल तर्क 2 जो है प्रबल है। शिक्षा को सुधारने का यही एकमात्र उपाय नहीं है, और भी बहुत से उपाय हैं, इसलिए तर्क 1 आपका जो है सही नहीं है। और स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करने से आर्थिक ढांचे पर और अधिक बोझ बढ़ जाएगा, तो ये आपका तर्क जो है मजबूत है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। 35वां प्रश्न देखते हैं कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ललन रतन के किस दिशा में है। तो दिशा तो आपको पता होगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ, और ये वेस्ट हो गया। तो कह रहा है रतन जो है पवन के 40 में, मान लीजिए पवन हो गया, पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो जाएगा, तो ये दिशा हो गया। यहाँ पे कौन है, तो रतन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व ये दिशा हो जाएगा, तो पवन के जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है ललन, तो यहाँ ललन हो जाएगा। फिर तो कह रहा है तो ललन रतन के किस दिशा में है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रतन के किस दिशा में होगा, ये वाला दिशा कौन सा है, पूर्व। तो आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्व दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 37वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया, सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर 38वां क्वेश्चन है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, पाकिस्तान को। और 39वां प्रश्न है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है फ्रांस के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 49वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 48 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, और साथ में जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।